हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है हमारी 20 डे स्ट्रैटेजी का डे 11। देखो, अभी तक हम लोग हमारी इस 20 डे स्ट्रैटेजी में क्या क्या पढ़ चुके हैं। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोगों ने प्लानिंग तक के सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज डिस्कस कर ली। मैक्रो के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। सारी केस स्टडीज मैंने वो ली हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी हैं, तो ध्यान से समझना, ध्यान से मेरे साथ साथ में केस स्टडीज सॉल्व करना। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, अमन स्टार्टेड बुल्स आई अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस टू बिजनेसेस। भाई, अमन नाम का एक बंदा है जिसने एक कंपनी स्टार्ट करी जिस कंपनी का नाम है बुल्स आई। इस कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी अलग अलग बिजनेसेस को साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मतलब देखो, हर बिजनेस के पास में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो अगर लीक हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही क्रिटिकल डेटा वो होता है। तो अमन की कंपनी क्या करती है, इन अलग अलग बिजनेसेस को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जांपल, इनके बिजनेसेस की क्रूशियल डेटा, क्रूशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है। अगर किसी ने इंफॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश करी है, लीक होने की कोशिश करी है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करती है कि भाई किसने ऐसा करा, किसने साइबर अटैक करा, उस साइबर अटैक के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करती है। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू, इसकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि ये उन बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन को, उनके डेटा को प्रिवेंट करती है। अगर कहीं से कोई साइबर अटैक हुआ है तो डिटेक्ट करती है कि भाई वो अटैक किसने करा, रिस्पॉन्ड करती है और उनके क्रिटिकल डेटा को प्रोटेक्ट करती है। He was a hardworking software engineer and an expert in cyber security। भाई, ये जो अमन है वो बहुत ही एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक्सपर्ट है। His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity। अमन की जो रेपुटेशन है मार्केट में वो डे बाय डे ग्रो करती गई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन है और अपने काम को बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी के साथ में करता है। द बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग डे बाय डे, इसका बिजनेस डे बाय डे ग्रो करता गया। ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही वॉज ऑफर्ड अ बिग प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। भाई, अमन की खुशी का तो अलग ही लेवल था जब इसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, वो भी किसे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अमन को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और ये इस बात से को लेकर बहुत ज्यादा खुश था। वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट पर एक्चुअली काम करते टाइम ही फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेड इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तब इसने देखा कि भाई काम इतना ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वर्क इतना ज्यादा है कि ये इसके लिए इम्प्रैक्टिकल हो गया था कि ये सारा का सारा काम अकेले हैंडल कर ले, सारा काम खुद कर ले। ही डिसाइडेड टू एक्सपैंड द टीम। अब इसने सोचा यार सारा काम मुझसे अकेले से तो नहीं हो सकता, मुझे तो अपनी टीम को एक्सपैंड करना पड़ेगा, मेरी टीम को बढ़ाना पड़ेगा। द कंपनी मेंटेन्ड अ क्लोज लिएशन विद अ लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज। अब जो अमन की कंपनी है उसका एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है किसी आसपास के ही इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में। ड्यूरिंग अ कैंपस प्लेसमेंट ईशान एंड वृंदा वर अपॉइंटेड टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। और इसलिए इसने क्या करा, उस क्लोज इंजीनियरिंग कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पर ईशान और वृंदा को हायर कर लिया। ईशान और वृंदा को हायर करा इस नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉइज कैपेबल, एंथुसियास्टिक एंड ट्रस्टवर्दी। उसने देखा ईशान और वृंदा दोनों ही प्रोजेक्ट पे काम करने के लायक हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है और हाँ, ट्रस्ट करने के लायक हैं। अमन was thus able to focus on objectives and with the help of Ishan and Vrinda, the project was completed on time। अब अमन ने आराम से अपना काम क्या कर दिया है, ईशान और वृंदा को संभाला दिया है, तो अमन आराम से, बहुत आराम से अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस कर सकता है और ईशान और वृंदा की हेल्प से प्रोजेक्ट जो था वो टाइम पर कंप्लीट हुआ। नॉट ओनली दिस, अमन was also able to extend his area of operations। अब देखो, अमन ने अपनी टीम एक्सपेंड कर ली, ईशान और वृंदा भी आ गए हैं, तो इसकी हेल्प से अमन ने क्या करा, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करा, नया नया काम साथ में स्टार्ट कर दिया, अलग अलग एक्टिविटीज स्टार्ट करी। ऑन द अदर हैंड ईशान एंड वृंदा गॉट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। और साथ ही साथ में ईशान और वृंदा को भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिली कि वो अपने आप को और डेवलप कर सके, अपने लेवल पर इनिशिएटिव ले सके, उनकी
खुद की भी ग्रोथ हुई। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय अमन इन द अबव केस विच हेल्प हिम इन फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स। आपको बताना है भाई ऊपर वाले केस के अंदर अमन ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा जिसकी हेल्प से अब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर ज्यादा फोकस कर सकता है, और जो भी कॉन्सेप्ट अमन ने यूज करा आपको उसकी 4 इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर अमन ने क्या करा। अमन को काम मिला था कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और अमन ने वो काम क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। अमन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पावर यानी कि अथॉरिटी को ट्रांसफर करा। किसको ट्रांसफर करा, ईशान और वृंदा को। तो जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डेलीगेशन। तो आपको कॉन्सेप्ट का नाम भी बताना है और उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो अमन ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा, डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, जब सुपीरियर मतलब जो बॉस है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी और अपनी अथॉरिटी यानी कि अपनी पावर को भी ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने लोअर जो उनके नीचे काम कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है डेलीगेशन, अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अथॉरिटी मतलब पावर को ट्रांसफर करता है, किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को। जो यहाँ पर अमन ने करा, अपनी पावर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करा उसने ईशान और वृंदा को। एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉइज हु आर गिवन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस जिन एम्प्लॉइज को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, पावर दे रहा है, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करना कि भाई अगर काम नहीं हुआ तो मैं तुमसे जवाब मांगूंगा कि काम क्यों नहीं हुआ, मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो साथ में पावर भी दी है। तो समझ में आया यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आया, डेलीगेशन। सेकंड, हमें क्या करना है, हमें 4 इंपॉर्टेंस बतानी है डेलीगेशन की। अब देखो आप लोग क्या देखोगे, यार इस पूरे चैप्टर में तो डेलीगेशन की कहीं इंपॉर्टेंस आई ही नहीं। कोई बात नहीं है, बिजनेस स्टडीज में जरूरी नहीं है हर चीज बुक के अंदर गिवन हो, कुछ चीजें आपको अपना दिमाग यूज करके भी करनी है। तो आप इंपॉर्टेंस खुद भी बना सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या बना सकते हो, फर्स्ट हो गई इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो डेलीगेशन, अमन ने अपना काम डेलीगेट कर दिया तो अमन क्या कर सकता है, अब ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस कर सकता है। अमन मेन ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस कर सकता है, वो रूटीन वर्क पर बार बार उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प्स द मैनेजर्स टू फोकस ऑन की एरियाज। अगर मैनेजर ने अपना काम डेलीगेट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो मैनेजर्स जो हैं वो की एरियाज पर फोकस कर सकते हैं। की एरियाज को बोलते हैं क्रिटिकल एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रिटर्न वर्क प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन न्यू एरियाज एंड फंक्शन मोर एफिशिएंटली। अब मैनेजर्स को रूटीन वर्क पर काम करने की जरूरत नहीं है, वो नए नए एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए नए एरियाज के अंदर काम कर सकते हैं और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वर्कलोड कम हो चुका है। सो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। दूसरा, वहीं हमारे एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं। यार अगर एम्प्लॉयज को आप पावर दोगे, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, उनकी सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होगी। तो ये हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि वो अपने लेवल पर इनिशिएटिव ले सके, किसी काम को खुद शुरुआत कर सके और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयज मोटिवेट तो होंगे ही, साथ साथ में एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट भी होगा। जब आप एम्प्लॉयज को एम्पावर करोगे, उन्हें अथॉरिटी दोगे, उन्हें पावर दोगे, दे आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड दिस में हेल्प देम बिकम अ बेटर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स इन फ्यूचर। तो इसकी वजह से वो अपने टैलेंट का बेस्ट यूज कर पाएंगे और हो सकता है वही एम्प्लॉयज आगे चल के बहुत अच्छे लीडर्स बने, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स बने और खुद एक मैनेजर भी बन सके। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट भी होता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो होगी ही विद इंक्रीज इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। अब आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उनका टैलेंट बाहर निकल कर आ रहा है, वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज अपने लेवल पर काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयज खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली ग्रो करता है, डेफिनेटली एक्सपेंड करता है। तो 4 इंपॉर्टेंस लिख दोगे डेलीगेशन की, इफेक्टिव मैनेजमेंट, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आ जाओ सेकंड केस स्टडी पे। सेकंड केस स्टडी क्या कहती है,
स्टीलो लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप इट्स स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरियाज ऑफ उड़ीसा। अच्छा भाई, स्टीलो लिमिटेड एक कंपनी है, इस स्टीलो लिमिटेड ने अपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को स्टार्ट करने का सोचा। कहाँ स्टार्ट करने का सोचा? उड़ीसा के बैकवर्ड एरियाज में। क्या समझे? स्टीलो लिमिटेड एक कंपनी है जिसने सोचा कि वो अपना स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्टार्ट करेगी, वो भी कहाँ पर? उड़ीसा की बैकवर्ड एरियाज के अंदर, वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल, जहाँ के लोगों के पास में बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। पीपल ऑफ दैट एरिया वेलकम दिस एफर्ट ऑफ स्टीलो लिमिटेड। भाई लोगों को बहुत अच्छा लगा स्टीलो लिमिटेड का ये काम कि बैकवर्ड एरिया के अंदर स्टीलो लिमिटेड अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही है टू अट्रैक्ट पीपल टू वर्क इन इट्स फैक्ट्री। अब ध्यान से सुनना, स्टीलो लिमिटेड ने लोगों को अट्रैक्ट करा कि लोग आए और उसकी फैक्ट्री में काम करें। इसके लिए उसने क्या करा? इट ऑल्सो प्रोवाइडेड मैनी अदर फैसिलिटीज लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एक्सेट्रा इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। स्टीलो लिमिटेड ने क्या करा? अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर ही स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल्स खोल दिए, मार्केट खोल दिया, ताकि लोग एनकरेज हों और आके स्टीलो लिमिटेड की फैक्ट्री के अंदर काम करें, ताकि वहां पर उनके बच्चों की पढ़ाई भी हो सके, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी भी मिल सके, उन्हें मार्केट की फैसिलिटी भी मिल सके। स्टीलो लिमिटेड स्टार्टेड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा स्टीलो लिमिटेड को। अनदर कंपीटिंग कंपनी, अब दूसरी एक कंपीटिंग कंपनी है स्टीलो लिमिटेड की ही, आस्क्ड इट्स प्रोडक्शन मैनेजर असलम। उस अनदर कंपीटिंग कंपनी ने खुद के मैनेजर असलम से पूछा कि भाई तुम इन्वेस्टिगेट करो, रीजन क्या है, ये जो स्टीलो लिमिटेड है इसे इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा है। क्या समझे? एक दूसरी कंपनी है, कंपीटिंग कंपनी है, मतलब ये स्टील की ही कोई कंपनी है, उसने खुद के प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा भाई असलम तुम पता करो यार, ये जो स्टीलो लिमिटेड है इसे इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा है। अब ध्यान से देखना, असलम ने क्या करा? असलम फाउंड दैट इन बोथ द कंपनीज, असलम ने देखा दोनों कंपनीज में, असलम मतलब खुद की कंपनी में भी और स्टीलो लिमिटेड की कंपनी में भी, देयर वाज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दोनों ही कंपनीज में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। एवरी एम्प्लॉय नो हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू हुम। हर एम्प्लॉय को पता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किस पर्सन को किसको जवाब देना है, कौन किसके टूवर्ड्स अकाउंटेबल है। द ओनली डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस क्या है यहां से ध्यान से देखना, द ओनली डिफरेंस वॉज दैट इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, हिज ऑर्गेनाइजेशन मतलब असलम के ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जो कंपीटिंग कंपनी है, कम्युनिकेशन टुक प्लेस ओनली थ्रू द स्कॉलर चेन। उसने देखा सिर्फ एक ही डिफरेंस है, असलम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कंपीटिंग कंपनी है, उसके अंदर तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है स्कॉलर चेन के थ्रू। स्कॉलर चेन मतलब एक फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल ये ए है, दिस इज बी सी, दिस इज डी ई और दिस इज एफ एंड जी। फॉर एग्जांपल अगर एफ को कोई बात ए तक पहुंचानी है तो एफ पहले अपनी बात डी को देगा, डी बात कहां तक पहुंचाएगा, बी तक, और बी अल्टीमेटली बात किसको पहुंचाएगा, ए को। तो यहाँ पर जब एक फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होती है कि भाई एक चेन फॉलो हो रही है, एफ बात डी को बताएगा, डी से बात बी के पास में जाएगी, बी से बात अल्टीमेटली ए के पास में जाएगी। तो इस तरह का सिस्टम, इस तरह की स्कॉलर चेन चलती है इस कंपनी, कंपीटिंग कंपनी के अंदर। वहीं स्टीलो लिमिटेड में क्या होता है, स्टीलो लिमिटेड was allowing the flow of communication in all directions as per the requirement, which led to faster spread of information as well as quick feedback। but स्टीलो लिमिटेड में क्या होता है, स्टीलो लिमिटेड में ये स्कॉलर चेन नहीं है, फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। इंफॉर्मेशन जो है वो हर डायरेक्शन में फ्लो करती है, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन तक इंफॉर्मेशन पास करता है, कर सकता है। इसकी वजह से इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा होता है, फास्ट होता है, और तुरंत ही हमें एम्प्लॉइज का फीडबैक भी मिलता है। एफ जो है वो डायरेक्टली अपनी बात जाके ए को बोल सकता है, ए डायरेक्टली भी अपनी बात जाके किसी को भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, बहुत ही स्पीडीली, प्लस हमें यहाँ पर क्विक फीडबैक भी मिलता है। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट स्टीलो लिमिटेड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल डायरेक्शंस। ये जो स्टीलो लिमिटेड है इसका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से यहाँ पर कम्युनिकेशन का फ्लो इतना फास्ट हो रहा है और हर डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम सब जानते हैं यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही कम्युनिकेशन का फ्लो हर डायरेक्शन में होता है, सब लोग आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग होती है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वही अलाउ करता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे हो, ऑल डायरेक्शंस के अंदर सब लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, एक भाईचारे वाली यार दोस्त वाली फीलिंग यहाँ पर आती है। स्टेट अनदर एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फर्स्ट वाले में जो आपने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करा है, कौन सा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक एडवांटेज बताओ। तो भाई बहुत सारे एडवांटेज है, हमें एक एडवांटेज बताना है। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पर एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स फुलफिल होती हैं, सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एक यार दोस्त वाली फीलिंग आती है, एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉलेज वाली फीलिंग आती है, यार सब लोग गॉसिप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं, उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो सोशल नीड्स फुलफिल हो रही हैं। स्टेट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आपको दो डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। तो भाई पहला डिसएडवांटेज है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सारी डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं, तो यहाँ पर र्यूमर्स बहुत जल्दी उड़ते हैं, अफवाहें बहुत जल्दी उड़ती हैं, तो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। और सेकंड क्या है भाई, यहाँ पर जो काम है वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता, सब अपनी मनमानी करते हैं, यार दोस्त बन चुके हैं, काम पर फोकस नहीं करते, तो देयर इज नो सिस्टमैटिक वर्किंग इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप क्लियर हुआ। आ जाओ थर्ड पर। थर्ड क्या है, किरण इंडस्ट्रीज इज अ कंपनी डीलिंग इन ऑफिस फर्नीचर। भाई जो किरण इंडस्ट्रीज है वो एक ऐसी कंपनी है जो ऑफिस फर्नीचर में डील करती है, यानी कि ऑफिस से रिलेटेड फर्नीचर प्रोवाइड करती है, ऑफिस के लिए चेयर्स, वहाँ के लिए टेबल्स, वहाँ के फिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करती है। द कंपनी चोज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस टू इम्प्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। अब कंपनी चाहती है कि वो अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करे, डाइवर्सिफाई मतलब वो एक नए तरह का प्रोडक्ट भी लेकर आए। अभी तक वो ऑफिस फर्नीचर ही बनाती है, अब हो सकता है वो घर के फर्नीचर भी प्रोवाइड करे, होम इंटीरियर्स भी प्रोवाइड करे, फिक्सचर्स भी प्रोवाइड करे, तो वो अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, यानी कि अपने ऑपरेशंस को वो एक्सपेंड करना चाहती है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, मार्केट के अंदर उसका शेयर इंक्रीज हो सके। As the project was important, many alternatives were generated for the purpose and were thoroughly discussed amongst the members of the organization. प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग आइडियाज़ आए, यार हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम होम इंटीरियर्स का सामान लगा सकते हैं, अब हम फर्नीचर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच सकते हैं, हम लोग फिक्सचर्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीवार के अंदर ही फिटिंग्स हम लोगों ने प्रोवाइड करा दी अलग अलग चीज़ों की। तो बहुत सारे आइडियाज़ आए, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आए और सारे मेंबर्स ने आपस में सारे आइडियाज को डिस्कस करा अच्छे से। आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बाद में सुखविंदर द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है किरण इंडस्ट्रीज का, सुखविंदर, डिसाइडेड दैट दे शुड ऐड, उसने डिसाइड करा हम क्या नया लेकर आएंगे, होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग्स एज अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हम नए प्रोडक्ट लेकर आएंगे, वो नए प्रोडक्ट्स किसके होंगे, होम इंटीरियर्स और फर्निशिंग्स के, जो घर के अंदर इंटीरियर्स का सामान होता है और थोड़ा सा अच्छा सा दिखाने के लिए फर्निशिंग वाला सामान होता है, तो हम लोग एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करेंगे, एक नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग। अब आपको क्या करना है, नेम द फ्रेमवर्क which the diversified organization should adopt to enable it to cope with the emerging complexity। अब भाई आपको बताना है वो कौन सा फ्रेमवर्क होगा जो इस तरह के डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। तो ध्यान करो, मैंने आपको दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बताए थे, दो तरह के फ्रेमवर्क बताए थे। एक मैंने आपको बताया था फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या बताया था, फंक्शनल स्ट्रक्चर, वहीं एक मैंने आपको बताया था डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई जब हम काम को एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हम लोग जब डिपार्टमेंट्स बनाते हैं कि भाई ये प्रोडक्शन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, ये सेल्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो जब हम काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाते हैं दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। बट जब हम काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स ना बना के जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, जब हमारे पास में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास में एक
अच्छी खासी डाइवर्सिटी है, तब हम जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर एक डिवीजन होगा ऑफिस फर्नीचर, दूसरा डिवीजन होगा होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग का। तो समझ में आ गया कौन सा फ्रेमवर्क है, डिविजनल स्ट्रक्चर है। समझ भी लो क्या होता है, when the activities or jobs related to one product are grouped under one department then it is called divisional structure। जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेसिस पर हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एक डिपार्टमेंट में गई। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जाम्पल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेडिसिन भी हैं, वहीं पर कपड़े भी हैं, वहीं पर ग्रोसरी भी है, वहीं पर टॉयज भी हैं, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। रीजन क्या है, इट लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि भाई एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल होम इंटीरियर्स के अंदर अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं तो वो जो चेंज है वो ऑफिस फर्नीचर वाले डिपार्टमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम आराम से नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द प्रीवियस डिपार्टमेंट। आराम से होम फर्निशिंग का डिपार्टमेंट आ जाएगा, होम इंटीरियर्स का डिपार्टमेंट आ जाएगा, ऑफिस फर्नीचर वाला डिपार्टमेंट इफेक्ट नहीं होगा। इनिशिएटिव ले सकते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने आप अलग ही इंडिपेंडेंटली काम करता है। हर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ऑटोनॉमस यूनिट है। ऑटोनॉमस यूनिट मतलब हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है, किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई डिपार्टमेंट चालू हो बंद हो इससे प्रीवियस डिपार्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। साथ में हमें क्या बताना है, दो लिमिटेशंस भी बताने हैं। तो भाई दो लिमिटेशंस हो सकते हैं, देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस डिवीजन हेड्स। अलग अलग डिवीजन हेड्स के बीच में लड़ाइयां हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ऑफिस फर्नीचर एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है होम इंटीरियर एंड फर्निशिंग्स। इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयां हो सकती है। लड़ाइयां कैसे हो सकती हैं, ये बोल सकता है भाई मेरे ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करो, हमारे ऊपर ज्यादा फंड्स एलोकेट करो, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, हमें ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है। ये बोल सकता है भाई हमारे को ज्यादा रिसोर्सेज दो, हमारे ऊपर ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करो। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं हायर प्रॉफिट को लेके। ईच ऑफ देम मे सीक मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। हर डिपार्टमेंट बोल सकता है कि हमें ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करो, हमें ज्यादा रिसोर्सेज ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है। दूसरे डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं समझी जाती। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा आती है क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस डिपार्टमेंट है ऑफिस फर्नीचर वाला, ये सारे काम इंडिपेंडेंटली करेगा, अपना परचेज का, ह्यूमन रिसोर्स का, मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का, अपने सेल्स का सारा काम इंडिपेंडेंटली करेगा। अब ये आ गया, ये भी अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली करेगा, इसका प्रोडक्शन का काम इंडिपेंडेंटली चलेगा, इसका परचेज का काम अलग से चलेगा, सेल्स का काम अलग से चलेगा, ये अपने प्रोडक्ट की अलग मार्केटिंग कराएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा आती है। समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट पर। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 1 मार्कर्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। अलायंस लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स। भाई जो अलायंस लिमिटेड है वो क्या करती है, प्लास्टिक बकेट्स मैन्युफैक्चर करती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर 100 बकेट्स अ डे। कंपनी का मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक दिन के अंदर 100 बकेट्स प्रोड्यूस करे जाएं। टू अचीव दिस द एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरलिंक्ड एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप is established among various job positions। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए, ये तो टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करा जाता है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन एस्टैब्लिश करा जाता है कि भाई किसके पास में ज्यादा अथॉरिटी है, यानी कि किसके पास में ज्यादा पावर है, कौन बॉस है, कौन उसके अंडर काम करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन पर्सन जाके किसको रिपोर्ट करेगा, ये रिलेशनशिप सेटअप करे जाते हैं। देयर इज क्लैरिटी ऑन हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। क्लैरिटी है कि भाई कौन बंदा जाके किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बॉस है, कौन उसके नीचे काम कर रहा है। तो नेम एंड डिफाइन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस की बात की गई है, कौन से फंक्शन की बात की गई है। तो भाई मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या था, प्लानिंग था। सेकंड फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड क्या है, स्टाफिंग। फिर क्या आता है, डायरेक्टिंग। और उसके बाद में लास्ट क्या आता है हमारा, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात करी गई है, मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बताता है, वो कौन सा फंक्शन है जिसकी वजह से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप आती है, पता चलता है कि कौन जाके किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में, डिफाइन भी करना है आपको, यहाँ पर लिखा है नेम एंड डिफाइन
बताओ भी और डिफाइन भी करो। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, और इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना, फिजिकल रिसोर्सेज यानी मशीनरी वगैरह को अरेंज करना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे को अरेंज करना, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हमारे स्टाफ को अरेंज करना, टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस, ताकि एक अच्छा खासा प्रोडक्टिव रिलेशन सेटअप हो सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो ये जो अरेंजमेंट से रिलेटेड काम होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेटअप करने से रिलेटेड काम होता है, ये कौन से फंक्शन में आता है? हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। फिफ्थ क्या है? शारदा लिमिटेड इज परसुइंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज। शारदा लिमिटेड जो है वो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज परफॉर्म करती है विच रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आप सोच के बताओ कौन से स्ट्रक्चर में डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होती है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात नहीं करते। देखो अगर प्रोडक्ट के बेसिस पर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अगर अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर। वहीं अगर हम एक्टिविटीज के बेसिस पर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, और एक्टिविटीज के बेसिस पर जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन क्यों? क्योंकि ये है एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है सेल्स डिपार्टमेंट, ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, सेल्स वाले सेल्स में स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, ये मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है? आपको आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है वो ऑर्गेनाइजेशन जो शारदा लिमिटेड फॉलो कर रही है। तो इट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? जब हम एक्टिविटीज और जॉब्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस मतलब सारी की सारी जॉब्स जो सेल्स से रिलेटेड है वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी? सेल्स डिपार्टमेंट में। सारी की सारी जॉब्स जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगी? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। सारी जॉब्स जो परचेज से रिलेटेड है वो जाएंगी परचेज डिपार्टमेंट में। तो जब हम एक्टिविटीज और जॉब्स को क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, इट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब आ जाओ आज की लास्ट केस स्टडी पर। इशिता वर्क्स एज अ कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर इन द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, देखा होगा ना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने का काम होता है ऐसी कंपनीज का। तो इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो इशिता है वो कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर है। कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर का मतलब है जो इशिता है वो कंपनीज के इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करती है, कंपनीज के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है। शी हैज बीन मेड एन ओवरऑल ऑफिशियल in charge for organizing a painting exhibition for one of the clients of the company। अब इस कंपनी को क्या करना है? एक पेंटिंग एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करना है। कंपनी के एक क्लाइंट्स हैं जिनको पेंटिंग की एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करना है, तो इसके लिए इशिता को ऑफिशियल इंचार्ज बनाया गया है इस पेंटिंग एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। For ensuring that the exhibition takes place successfully, she identifies the various activities involved and divides the whole work into various tasks, ग्रुप्स लाइक मार्केटिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी। अब ध्यान से समझना, ताकि ये जो पेंटिंग एग्जीबिशन है ये सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो सके, इसके लिए इशिता क्या करती है? इशिता कोऑर्डिनेटर है। शी आइडेंटिफाइज द वेरियस एक्टिविटीज। ये देखती है मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करती है। फिर क्या करती है? जो पूरा का पूरा काम है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप बना दिया इसने मार्केटिंग कमेटी का कि भाई मार्केट से रिलेटेड काम है। एक ग्रुप बनाया इसने डेकोरेशन कमेटी का कि आपको सारा का सारा डेकोरेशन से रिलेटेड काम देखना है। एक ग्रुप बना दिया इसने रिसेप्शन कमेटी का। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद इन अमंग वेरियस कमिटीज, ताकि सारी कमिटीज के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, एक अच्छा तालमेल रहे, शी अपॉइंट्स अ सुपरवाइजर ऑफ ईच ग्रुप। इसने क्या करा? हर ग्रुप का एक सुपरवाइजर भी अपॉइंट करा। एक कमेटी है हमारी मार्केटिंग कमेटी, एक है डेकोरेशन कमेटी, एक है रिसेप्शन कमेटी। हर कमेटी का क्या क्या एक एक सुपरवाइजर इसने अपॉइंट कर दिया।
ईच मेंबर इन द ग्रुप इज आस्क्ड टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स। हर मेंबर को अपने अपने सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे, डेकोरेशन वाले अपने सुपरवाइजर को, रिसेप्शन वाले अपने सुपरवाइजर को, और सारे के सारे सुपरवाइजर्स को काम करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, इशिता के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इशिता क्या है, यहाँ पर ऑफिशियल इंचार्ज है इस इवेंट की। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय इशिता। इशिता मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इशिता मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो काम को देखते ही समझ में आ गया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, सुपीरियर्स बनाना, रिलेशनशिप सेटअप करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये है मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सो इट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो याद करो हम लोगों ने 4 स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि यार हमें काम क्या क्या करना है, क्या क्या काम करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, कि हमें क्या काम करना है, और उस वर्क को छोटे छोटे से ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे से टास्क में डिवाइड कर देना कि काम क्या है, हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करनी है। अब इसमें अलग अलग काम हो सकते हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड काम, मार्केटिंग से रिलेटेड काम, और रिसेप्शन से रिलेटेड काम। तो उन काम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। इट मेक श्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, कि सेम काम जो है वो अलग अलग पर्सन्स बार बार आके परफॉर्म कर रहे हैं, और किसी तरह का कोई बर्डन भी नहीं होगा कि किसी एक पर्सन के ऊपर काम का ज्यादा बर्डन है। यहाँ पर हम लोगों ने काम को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। सेकेंड स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपने काम को डिवाइड कर दिया, अब आप डिपार्टमेंट्स बनाओ। जितनी भी जॉब सिमिलर नेचर की हैं उन सब जॉब्स को एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दो। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, हम लोगों ने पूरे काम को छोटे छोटे से जॉब्स में डिवाइड कर दिया। तो जो सेम तरह की जॉब्स हैं उन्हें एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दो, और इसे बोला जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। और आप सबको पता है 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर हम एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हैं, अगर हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। वहीं अगर हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। कैसे समझे, यहां पर उसने क्या करा है, काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाए कि मार्केटिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है। वहीं अगर प्रोडक्ट के बेसिस पर हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने वो देखा था ऑफिस फर्नीचर वाला और होम इंटीरियर्स वाला, तो वहां पर कौन सा डिपार्टमेंटलाइजेशन था, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है भाई, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब आपको ड्यूटीज असाइन करनी है। तो आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हम लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम हमारे सारे के सारे इंडिविजुअल्स को ड्यूटीज असाइन करेंगे, और ये ड्यूटीज हम कैसे देंगे, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उनकी स्किल्स के बेसिस पर, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कि जिस चीज की उन्हें नॉलेज ज्यादा है, जिस चीज का उन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा है, हम उन्हें वो ड्यूटी परफॉर्म करने को देंगे। Employees are assigned duties by giving them a document called job description. Organizations के अंदर हम लोग employees को क्या देते हैं, एक लेटर देते हैं जिसे बोलते हैं job description. इसके अंदर लिखा हुआ होता है उनकी क्या ड्यूटीज है, उन्हें क्या काम एक्चुअली करना है। और फोर्थ स्टेप आ जाता है establishing reporting relationship, जो इसने यहाँ पर करा। इशिता ने क्या करा, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का उसने एक सुपरवाइजर बना दिया, और हर मेंबर को बोला कि भाई आप अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करोगे, यानी कि आपका सुपरवाइजर है और आप उसके क्या हो, सबऑर्डिनेट्स। और सुपरवाइजर को बोला कि भाई आप जो सुपरवाइजर्स हो, आप किसके अकॉर्डिंग काम करोगे, आप मेरे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो जब हम लोगों ने ड्यूटीज असाइन कर ली, उसके बाद में हम लोग रिलेशनशिप सेटअप करते हैं, जिस रिलेशनशिप को बोला जाता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर मतलब बॉस, और इस सुपीरियर के नीचे जो लोग काम करते हैं उन्हें बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो हम रिलेशनशिप सेटअप करते हैं कि भाई इस सबऑर्डिनेट को जाके इस सुपीरियर को रिपोर्ट करना है, कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, इसे पता रहता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्लैरिटी रहती है, चेन ऑफ कमांड का पता रहता है किसे कौन सा काम करना है, कौन किसका बॉस है, कौन किसके नीचे काम कर रहा है। तो ये हम लोगों ने आज कर ली हमारे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडीज डिस्कस। अब मुझे बताना इन केस स्टडीज में आप कितनी केस स्टडीज खुद सॉल्व कर पाए एक्चुअली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टाफिंग की केस स्टडीज के साथ में। तब तक अच्छे से वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। बाय फॉर नाउ।